जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सबसे पहले राम भगवान का जो मंदिर अयोध्या के अंदर में उनके लिए सबसे पहले बहुत हर्षोल्लास की बात है हम भारतीय के लिए कि आज एक वैसा दिन में हम लोग आज जी रहे हैं जो शायद हम लोग के पूर्वज ने जीने की कोशिश कर रहे थे, इस दिन को लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दिन को लाने में बहुत वर्षों लग गए और आज जाकर 2024 ईस्वी में 22 जनवरी का दिन एक हम लोग आने वाले पीढ़ी के लिए एक यादगार के रूप में हम लोग याद करते रहेंगे और शायद ये आगे चल के एक नेशनल हॉलीडे का रूप भी ले सकता है। तो आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे अपने जिंदगी में और आज भी इंजॉय कर रहे हैं और आगे भी करते रहिए, लेकिन अपने पढ़ाई को सबसे प्रथम स्थान देकर, प्राथमिकता देकर आप करते रहे कार्य को। आप हर एक कार्य कीजिए लेकिन अपने पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको एक समाज में एक अलग प्रकार का इंसान जो है कि आपको बनना है, जिससे कि आगे जितना भी गांव समाज आप ही को देखकर आगे बढ़ेगा और वो एक नई मंजिल को हासिल करेगा। इसीलिए आप लोग जो है कि हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। सिर्फ आप एक पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जो कि आप अपने माता पिता और पूरे घर वाला या समाज का नाम रोशन कर सकते हैं और जो है कि आगे आने वाले पीढ़ी को एक नए रोल मॉडल के रूप में आप उभर सकते हैं। तो आइए इसी जोश के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं अपने जो भी अपना नॉलेज है आपके बीच शेयर करने के लिए, और जिस तरह से आपका समर्थन हमें मिल रहा है यह हमें बहुत खुशी का बात ला रहा है और एक नई ऊर्जा लेके आ रहे हैं, जो कि हम एक नई ऊर्जा के साथ आप सबों के समक्ष डेली 7:30 से हम लोग उपस्थित होते हैं और आपको सुबह में वीडियो प्राप्त हो जाता है और कुछ दिन के बाद आपको लाइव मिलना शुरू हो जाएगा और विभिन्न प्रकार के क्लास भी हम लोग धीरे धीरे लगाएंगे। आपको मैथ का क्लास, आपको रीजनिंग का क्लास अलग अलग शिक्षक के द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो कि इस तरह का ग्रुप डिस्कशन हम भी देखते हैं कि कहीं यूट्यूब चैनल पे आपको जल्दी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग सभी एक रेलवे में सिलेक्टेड आदमी हैं और आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका साथ चाहिए इसमें, और जितना भी हो सकता है हमसे जो है कि आपका समर्थन कर रहे हैं। बस इसी तरह आप लोग लगे रहिए, आपका मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, आज का शुरुआत करते हैं। और आज का पहला सवाल सल्तनत काल को लेकर चल रहे हैं। तो सल्तनत काल में बताना है आज का पहला सवाल कि सल्तनत काल में कुल कितने राजवंश ने शासन किया? कुल 5 राजवंश ने सल्तनत अर्थात दिल्ली सल्तनत में शासन किया है, जिसमें से सबसे पहला राजवंश आता है आपका गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। दूसरा वंश आता है खिलजी वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश। तीसरा वंश तुगलक वंश। चौथा वंश सैयद वंश और सबसे अंतिम होता है आपका लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। यानी कि टोटल दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश ने शासन किया है। सबसे पहला आपका गुलाम, सबसे अंतिम हो गया लोधी। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग आप बताइएगा कि गुलाम राजवंश या फिर गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इधर और आप लोग को बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है और लाहौर को पाकिस्तान के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं। और वर्तमान समय में पाकिस्तान में जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान का जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की पहली राजधानी रावलपिंडी थी, उसके बाद कराची बना और 1967 से इस्लामाबाद बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस शासक का गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम था लाल बख्श। क्या कहा जाता था? लाल बख्श। क्योंकि वो लाखों का दान देने वाला शासक था, इसीलिए लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ है? लाहौर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किस वर्ष करवाया था? 1206 में। कब करवाया था? 1206 में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज्याभिषेक 1206 में करवाया और 1206 में एक गद्दी पर बैठा और बैठने के बाद वो कब तक बने रहे? 1210। कब तक बने रहे? 1210 अर्थात 4 वर्ष तक।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आराम शाह। कौन बना? आराम शाह। कौन बना? आराम शाह। देखिएगा, जब दिल्ली सल्तनत शुरुआत किए हैं अर्थात गुलाम वंश का शुरुआत किए हैं, तो गुलाम वंश में सबसे मेन शासक आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आता है आपका इल्तुतमिश, उसके बाद आता है रजिया सुल्तान। कौन आता है? रजिया सुल्तान। इन तीनों का उत्तराधिकारी पूछता है, इन तीनों का उत्तराधिकारी पूछता है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि उसके बाद जो आया, उसके बाद जो आया। जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री हो सकता है योगी आदित्यनाथ बन जाए, तो नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन कहलाएगा? योगी आदित्यनाथ। कौन कहलाएगा? और नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह के उत्तराधिकारी हैं। तो इस प्रकार से उत्तराधिकारी समझना है। तो अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी, तो आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद फिर रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी बहराम शाह। कौन बने? बहराम शाह। कौन बने? बहराम शाह। तो बार बार हम रिकॉल करेंगे, आप लोग को याद रहेगा। तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह और इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज। उसके बाद फिर आपका रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी बना है बहराम शाह। कौन बना है? बहराम शाह। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के अंदर पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की शादी जो हुआ था अल्तुनिया के साथ। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कुतुब मीनार का नींव किस शासक ने रखा था? कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन मीनार का जो नींव रखा था, यानी कि उसका जो कि आपका आधारशिला रखा था, वो आपका रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो कार्य को पूरा नहीं कर पाया। कार्य को पूरा उसके बाद जो मेन शासक आया इल्तुतमिश ने उस कार्य को क्या कर दिया? पूरा करवाया। तो आप बोल सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन जो सबसे मेन सब कार्य था वो कार्य पूरा नहीं कर पाया, और उस कार्य को पूरा करने के लिए इल्तुतमिश आया। अर्थात दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो कि संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए दोनों में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है किस शहर में? अजमेर में। कहां में? अजमेर में। अब बात आता है अजमेर का। तो अजमेर सबसे पहले राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान के अंदर में जो अजमेर है उसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि भारत का जो प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, उसी तरह से राजस्थान का जो हृदय कहलाता है, राजस्थान का जो हृदय कहलाता है वो अजमेर को, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। अब बात आता है भरतपुर का। तो भरतपुर में एक पक्षी अभ्यारण्य बहुत फेमस है, जिसका नाम है घना पक्षी विहार या फिर केवलादेव पक्षी विहार। सब एक ही है, जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहां है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो घना पक्षी विहार है उसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहता है? पक्षियों का स्वर्ग। और राजस्थान का प्रवेश द्वार भी भरतपुर को, राजस्थान का प्रवेश द्वार भी भरतपुर को। बात आता है राजस्थान का। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और राजस्थान में जो कि आपका एक शहर है ये चित्तौड़गढ़। कौन सा शहर है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का उपनाम है राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव। राजस्थान का हृदय अजमेर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। और याद रखिएगा जोधपुर, वहां पर एक शहर जिसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर, सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शहर में किया गया था? दिल्ली में। कौन किया गया था? दिल्ली में। और दिल्ली में वर्तमान में भारत मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का संबंध किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी। तो अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012 ईस्वी में किया था, और उसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है। उसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में हाल ही में जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है वह आम आदमी पार्टी को दिया गया है। किसे दिया गया है? आम आदमी पार्टी, जिसका स्थापना किस वर्ष? 2012 में। किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल के द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद केजरीवाल के द्वारा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, आप लोग बताइए कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय, तो भाई उसको किस व्यक्ति ने ध्वस्त किया था? किसने किया था? और बख्तियार खिलजी ने जो ध्वस्त किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनानायक था। किसका सेनानायक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पहले किस राज्य में है? बिहार में।
बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है जिसको ध्वस्त किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी किसका जो है कि सेनानायक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर हुई थी चौगन खेलते समय? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुआ था? 1210 में। क्या खेलते समय? चौगन खेलते समय। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिला चौगन खेलते समय घोड़े से हुआ है, तो घोड़ा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर हम बौद्ध धर्म का बात करें तो उसमें से घोड़ा भी एक प्रतीक चिन्ह था। तो घोड़ा पे बैठकर गौतम बुद्ध घर से निकले थे। किस पर बैठ कर निकले थे? घोड़ा पर। ये तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह यानी घर से घोड़ा पे बैठ के निकला, यानी गृह को त्याग कर रहा है, घर को क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बताइएगा घोड़ा। क्या बताइएगा? घोड़ा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, और घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या होता है 64। घोड़ा में गुणसूत्र 64 होता है, क्योंकि आपको ट्रिक बता देते हैं कि घोड़ा चना चबाता है। घोड़ा क्या चबाता है? चना। घोड़ा चना चबाता है 64। चना चबाता है 64। चना चबाता है 64। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। चालीसा को ही कहा जाता है तुर्क ए चिहलगानी। क्या कहता है? तुर्क ए चिहलगानी। तो तुर्क ए चिहलगानी अर्थात चालीसा का गठन था, उसमें 40 व्यक्ति था और उसका गठन जो किया था इल्तुतमिश ने। और अभी ही बता देते हैं कि आगे चलकर इस चालीसा को जो विनाश किया था वो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। तो बलबन भी आगे चलकर हम 1666 में उसको गद्दी पे बैठाएंगे। तो याद रहना है कि चालीसा का गठन पूछे तो इल्तुतमिश, और चालीसा का विनाश पूछे तो बलबन ने। बलबन 1266। तो बलबन ने एक नीति बहुत बड़ा अपनाया था जिसका नाम था रक्त और लौह की नीति। कौन सी नीति? रक्त और लौह की नीति। तो सुनिएगा, रक्त और लौह की नीति पूछे आपको प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में, तो बलबन ने। किसने अपनाया था? बलबन ने। अगर विश्व भारत में पूछे या विश्व इतिहास में पूछे तो वो अपनाया था आपका रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क। किसने अपनाया था? बिस्मार्क। और आधुनिक भारत में पूछे किस महापुरुष ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 3 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। अगर पूछे आपको इतिहास में, आपको भारत के इतिहास में पूछे तो वो बलबन ने अपनाया था। अगर पूछे विश्व इतिहास में तो बिस्मार्क ने अपनाया था। और जो है कि आपका अगर पूछे आधुनिक भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बता देते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, क्योंकि वो भारत के विभिन्न प्रांत को एकता अर्थात यूनिटी करने का काम किया था और भारत के अंदर में विभिन्न प्रांत को जो मिलाने का काम किया था। जैसे हम बता रहे थे पिछले क्लास में, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये सभी को मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ दे रहे थे वीपी मेनन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, ये तीनों ने मिलकर जो है कि आपको सपोर्ट किया था विभिन्न प्रांत को मिलाने के लिए, यानी उसको एकता बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एकता। इसीलिए उनको याद रखने के लिए 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में आपको बता दें कि भारत सरकार ने गुजरात का एक शहर है केवड़िया। कौन सा शहर है? केवड़िया। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हाल ही में भारत सरकार ने एकता नगर रेलवे स्टेशन किया है। याद रखिएगा। और वहां पर आपका एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। और एकता दिवस अर्थात 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पर विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में बनाया, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितना है? 182 मीटर है। याद रखिएगा। जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं, यानी एकता मूर्ति बोलते हैं, यानी कि यूनिटी का हिंदी होता है एकता। यानी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस व्यक्ति के स्मृति में? कितना मीटर ऊंचाई? 182 मीटर। कितना मीटर? 182 मीटर। और इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो राम सुतार ने इसका डिजाइन तैयार किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली के अंदर जो नया संसद भवन बना है उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? वो बिमल पटेल ने। किसने तैयार किया है? बिमल पटेल ने। किसने तैयार किया है? अच्छा, अयोध्या के अंदर में जो आपका वो जो अभी तुरंत हाल ही में जो मूर्ति बना है वो किसने बनाया है? बिमल पटेल। वो भी किसने बनाया? बिमल पटेल। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा।
अगला क्वेश्चन बताइए, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया है? तो इल्तुतमिश ने। किसने किया है? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली के अंदर जितना भी अमीर था, जितना बड़ा बड़ा जमींदार सब थे, उसको विनाश करने का काम भी किसने किया है? इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी किसने जारी किया है? सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने। अगर आपसे पूछेगा कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता? तो टंका। चांदी के सिक्के को टंका, चांदी के सिक्के को टंका, और तांबा के सिक्के को जीतर। तो याद रखिएगा कि तांबा में तो आता है, तांबा में क्या आता है? तो। और उसके तांबा से जो बना है वो भी तो लेके बना है, यानी जीतल। क्या बना है? जीतल। तांबा से जीतल और चांदी से टक्का, चांदी से टक्का। तो याद रखिएगा इतना तक। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया? इल्तुतमिश। किसने लाया? क्योंकि आप लोग को हम बता दिए हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। जब उसके बाद सबसे मेन शासक बने इल्तुतमिश, तो उन्होंने लाहौर से राजधानी पुनः कहां ला दिया? इसको दिल्ली ला दिया। तो पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी तो लाहौर, इल्तुतमिश का राजधानी दिल्ली। इल्तुतमिश का राजधानी दिल्ली। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारत के अंदर में पहला शासक का नाम बताएं जिन्होंने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लिया? इल्तुतमिश। क्या लिया? इल्तुतमिश। अब बात आता है खलीफा का। तो खलीफा बड़े बड़े मुस्लिम क्षेत्र में एक जो मेन व्यक्ति होता था उसे खलीफा कहा जाता था। जैसे इल्तुतमिश भी इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं, तो वो एक मेन व्यक्ति का जो पद लेने वाला बना। भारत के अंदर में पहला व्यक्ति इल्तुतमिश बना, जो कि आपका बगदाद यानी इराक का जो खलीफा था उससे स्वीकृति प्राप्त करके बोला कि हमको अब भारत का बना दीजिए। कौन का बना दीजिए? भारत का बना दीजिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में किस शासक ने पहली बार खलीफा का स्वीकृति प्राप्त किया? तो बोलिएगा इल्तुतमिश। क्या बोलिएगा? कहां के खलीफा से अधिकार मांगा? इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। और इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। और इराक की राजधानी बगदाद। और बगदाद टिग्रिस नदी किनारे। बगदाद टिग्रिस नदी किनारे। बगदाद किस नदी किनारे? टिग्रिस नदी किनारे। और ईरान की मुद्रा है दिनार। ईरान की मुद्रा क्या है? दिनार। ईरान की मुद्रा दिनार, सॉरी इराक की मुद्रा दिनार, और ईरान की मुद्रा रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल। याद रखिएगा। और अगला और एक क्वेश्चन और बता देते हैं खलीफा के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में खलीफा का पद कब तक रहा? 1924 तक। कब तक रहा? 1924 तक। और लेनिन का मृत्यु भी 1924 में हुआ है। लेनिन का मृत्यु भी 1924 में हुआ है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। जैसे बिहार दरोगा का एग्जाम दीजिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछता है कि भाई चीनी क्रांति कब हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, ये सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा भारत के अंदर में पहला शासिका का नाम बताएं जो मुस्लिम धर्म से संबंध रखकर भारत की पहली शासिका बनी? रजिया सुल्तान। कौन बने? रजिया सुल्तान। कौन बने? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी? इल्तुतमिश। और रजिया का शादी किसके साथ? अल्तुमिया के साथ। किसके साथ? अल्तुमिया के साथ। आगे चलकर ये 1236 में गद्दी पर बैठेगी रजिया सुल्तान, और 40 में इसे कैथल के पास डाकुओं के द्वारा मार दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 1236 से 40 तक किसका कार्यकाल रहेगा? रजिया सुल्तान का, पहली महिला शासिका। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि पहली महिला शासिका का नाम बताएं जिन्होंने पट्टा पर्दा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह पहुंचता था। रजिया सुल्तान। क्या मारिएगा? रजिया सुल्तान ने लड़का का रूप धारण करके दरबार में प्रवेश करते थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि रजिया सुल्तान ने किस व्यक्ति को अमीर अखुर नियुक्त किया था, अर्थात घोड़े का सरदार? तो याद रखिएगा जमालुद्दीन याकूत को। किसे किया था? जमालुद्दीन याकूत को घोड़े का सरदार। और घोड़ों में गुणसूत्र कितना बचा है? 64। घोड़ों में गुणसूत्र 64। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। और गौतम बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह भी घोड़ा। गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह घोड़ा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि रजिया का हत्या 13 अक्टूबर 1240 को किस जगह के पास डाकुओं के द्वारा कर दिया गया? तो कैथल नाम का स्थान। कहां पर? कैथल नाम का स्थान। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला ऐसा शासक का नाम बताएं जो
टोपी सीकर को अपना जीवन निर्वाह मानता था? बताइएगा नासिरुद्दीन महमूद। क्या बताइएगा? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। और भारत के अंदर में पहला जो आपका बना है, मुस्लिम का पहला गुफा बना है या फिर उसको रहने के लिए जो स्थान बना है, जो जिसे हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं कि जैसे मुस्लिम वगैरह रहता है जिस गुफा में या फिर जिस घर में रहता है, तो उस वक्त हम लोग सबसे पहला शासक नासिरुद्दीन महमूद का ही बना है। भारत के अंदर में इसको सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा, भारत के अंदर में बनने वाला पहला मुस्लिम शासक का मकबरा किसका बना है? नासिरुद्दीन महमूद का। पहला मकबरा जो भारत के अंदर में बना है किसी मुस्लिम शासक का, बताना है नासिरुद्दीन महमूद का। और जिन्होंने की टोपी और सिकड़ को अपना जीवन निर्वाह मानता था, अपना जीवन निर्वाह मानता था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। किस शासक ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत किया था? बलवान। तो सिजदा और पैबोस, सिजदा होता है पैर झुककर प्रणाम करना। क्या करना? पैर झुककर प्रणाम करना। और बलवान के शासनकाल में कोई भी व्यक्ति बिना कोई बात का हंस नहीं सकता था, हंसने पे भी रोकता, बोलने पे भी रोकता, और जाके उसके दरबार में उसका झुककर पैर को छूकर जो प्रणाम करता है उसी को सिजदा प्रथा कहते हैं, जिसका शुरुआत बलवान के द्वारा किया जाता था। और बलवान ने बहुत सारा बल का प्रयोग किया, अर्थात रक्त और लहू की नीति किसने अपनाया था? बलवान ने, जो 1666 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रीति रिवाज में नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया? नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया? और नवरोज उत्सव किस धर्म का त्योहार है? पारसी। नवरोज उत्सव किसका है? पारसी। याद रखिएगा, पारसी धर्म का एक त्योहार है नवरोज, जो कि बलवान ने शुरुआत करवाया। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, नासिरुद्दीन महमूद जो कि सिकड़ और टोपी को अपना जीवन निर्वाह मानता था, उसी से शादी करवा दिया बलवान ने अपनी बेटी का। बलवान ने अपनी बेटी का शादी किसके साथ करवाया? नासिरुद्दीन महमूद। तब जाके नासिरुद्दीन महमूद ने अपने ससुर अर्थात बलवान को उलुग खां का उपाधि दिया। कौन सा उपाधि दिया? उलुग खां का उपाधि। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस शासक को उलुग खां की उपाधि दिया गया? तो बलवान को। किसके द्वारा? तो उसके दामाद के द्वारा, अर्थात नासिरुद्दीन महमूद, जिन्होंने जीवन के अंदर टोपी और सिकड़ को अपना जीवन निर्वाह मानता था। और नासिरुद्दीन महमूद का ही पहला मकबरा भारत में बना है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि बलवान ने किस अभियान के दौरान अपने सेना को लंबी दूरी तक कवायद रखाकर दुरुस्त करता था? जैसे आप लोग डिफेंस में अगर ज्वाइन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि डेली सुबह सुबह उठकर आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रनिंग करवाया जाता है, जिससे कि आपका शरीर दुरुस्त रहेगा, फिटनेस बना रहेगा। तो उसी तरह बलवान भारत के अंदर पहला शासक बना है जिन्होंने आखेट अभियान के दौरान, किसके दौरान? आखेट अभियान, यानी कि कुछ दूरी तक दौड़वाता था, उसे एक्सरसाइज करवाता था। उससे क्या होता था कि बलवान का जो सेना था वो दुरुस्त रहता था। क्या रहता था? दुरुस्त। तो बोलेगा कौन अभियान के दौरान? आखेट। कौन अभियान? आखेट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन तैमूर। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर। कौन था? शमसुद्दीन तैमूर। बस। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने 1290 में इसका स्थापना किया। कब स्थापना किया? 1290। तो आपको पहला सेशन अब याद रह गया होगा कि गुलाम वंश 1206 से शुरू किए थे, 1290 तक चला। कहां तक चला? 1290 तक चला। तो गुलाम वंश 1206 से लेकर 90 तक चला। और शमसुद्दीन तैमूर से जब खत्म हुआ 1290 में, तो उसके बाद नया वंश का स्थापना हुआ जिसे खिलजी वंश कहते थे। और खिलजी वंश का स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया। तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहां बनाया था? किलोखड़ी। किसे बनाया था? किलोखड़ी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखड़ी को बनाया था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम, सॉरी अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अच्छा, अमीर खुसरो का जन्म किस शहर में हुआ है? पटियाली। देखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ है। ऑप्शन में पटियाला देगा, पटियाला नहीं मारना है, पटियाला नहीं मारना है, पटियाला पंजाब में है, पटियाला नहीं मारना है, पटियाली मारना है। क्या मारना है? पटियाली। क्या मारना है? पटियाली। तो याद रखिएगा कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली में हुआ था। कहां हुआ था? पटियाली। इसका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। अगला बताइएगा कि खुसरो प्रसिद्ध किस गुरु के शिष्य थे? बताइएगा। निजामुद्दीन औलिया। क्या बताइएगा? निजामुद्दीन औलिया।
और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया का जो एक प्रसिद्ध कथन है, वह कथन है कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो नहीं हम लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं, अरे ये काम नहीं हो पाएगा, अभी दिल्ली बहुत दूर है, देखेंगे तुम कैसे करेगा। तो इसका मतलब है कि दिल्ली अभी दूर है। यह कथन किसका है? निजामुद्दीन औलिया का। वो काहे बोला है? काहे कि उसका जो संबंध था वो किस शहर से था? दिल्ली से। इसलिए आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। बोला था किसी अन्य शासक के बारे में, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि दिल्ली अभी दूर है, यह दिल्ली के बारे में बोला गया है। और दिल्ली जो है कि उसका संबंध था दिल्ली से, वहां पर ही उसका रहने का स्थान था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में। उसी तरह एक व्यक्ति है मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। उसी तरह एक है शेख सलीम चिश्ती, इसकी दरगाह है आपका जो है कि आगरा के अंदर। कहाँ में है? आगरा में। फतेहपुर सीकरी का नाम सुने हैं ना, जिसका स्थापना 1571 में अकबर ने किया था। तो 1571 में जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया था, वहीं पर उसका जो है कि दरगाह स्थित है। किसका? तो शेख सलीम चिश्ती का। किसका? शेख सलीम चिश्ती का। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। 3 शासक, तीनों को याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, और शेख सलीम चिश्ती आगरा। शेख सलीम चिश्ती आगरा। और आगरा को हम लोग कहते हैं पेठा नगरी। क्या कहते हैं? पेठा नगरी। आगरा को कहते हैं पेठा नगरी। और आगरा किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। आगरा किस नदी किनारे? यमुना। और दिल्ली भी यमुना। यमुना किसका सहायक नदी? गंगा का। यमुना किसका सहायक नदी? गंगा का। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, अर्थात भारत में सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो भी गंगा। जो किस यमुना जो किसकी सहायक नदी है? गंगा का। और यमुना का पुराना नाम है कालिंदी। यमुना का पुराना नाम है कालिंदी। यमुना का पुराना नाम कालिंदी। और यमुना नदी का उल्लेख आपका ऋग्वेद में 3 बार। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार। और गंगा का उल्लेख 1 बार। गंगा का उल्लेख 1 बार। सर्वाधिक बार सिंधु। और सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। एक बार फिर से बोलते हैं, सुनिएगा आप लोग। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। उसके बाद 100 से याद रखना है सिंधु का सर्वाधिक बार। यमुना का 3 बार। और गंगा हमारी राष्ट्र नदी है, उसका उल्लेख सिर्फ 1 बार। गंगा का उल्लेख 1 बार। और भारत के अंदर में राष्ट्र नदी का दर्जा जो गंगा को मिला है वो 2008 में मिला है। 2008 में गंगा, 2009 में डॉल्फिन। याद रखिएगा। और 2010 में भारत का राष्ट्र विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्र विरासत पशु हाथी है, उसे 2010 में घोषित किया गया है। और प्रति वर्ष जो हाथी दिवस मनाते हैं वो हम लोग हाथी दिवस मनाते हैं, वो 12 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, यानी दोनों एक ही डेट में मनाते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। सबसे फेमस क्वेश्चन अभी तक देखे तो सब अच्छा क्वेश्चन बताएं आपको, लेकिन उसमें से भी अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि घोड़ा दागने व सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किस शासक ने? अलाउद्दीन खिलजी। किस शासक ने? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ही भारत का पहला ऐसा शासक बना जिन्होंने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। मलिक कफूर के कार्यक्रम में, मलिक कफूर के अध्यक्षता में या मलिक कफूर के निगरानी में पहली बार जो है कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास किया। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद पास बहुत बड़ा सेना था, अस्थायी सेना, इसीलिए वो जीतने का प्रयास किया। और पहली बार पूछेगा कि देखिए, अगर आपके पास सेना दुरुस्त रखना है तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा, नगद वेतन भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन पहला ऐसा शासक का नाम बताएं जिन्होंने अपने पास अस्थायी सेना रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास अस्थायी सेना रखी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और अस्थायी सेना होने के कारण उसे क्या देना पड़ता था? नगद वेतन। और नगद वेतन देता था तो सिपाही भी अच्छा से काम करता था। इसीलिए सोचा कि अभी तक जो दक्षिण भारत का कोई भी शासक अभियान नहीं किया है, हम वो करके दिखाएंगे। तो किसकी निगरानी में? मलिक कफूर के निगरानी में वह दक्षिण भारत का अभियान करने के लिए मैदान में उतरा था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ
जिन्होंने बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। तो अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली अर्थात दाम सही ढंग से लीजिए। कोई भी सामान का आप वजन कम नहीं तोल सकते हैं। अगर आप वजन कम तोल सकते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। अर्थात मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो लागू किया वो किस शासक ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सब विशेषता आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली और गुरसाब। अली और गुरसाब। अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली और गुरसाब। क्या नाम था? अली और गुरसाब। अली और गुरसाब। अली और गुरसाब। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि सितार व तबला के आविष्कार का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है? अमीर खुसरो। तो सितार और तबला इन दोनों का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। और आपको बता चुके हैं कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली में हुआ था। 1253 पटियाली में हुआ था और इसका मूल नाम जो था मोहम्मद हसन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। सीढ़ी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण भी किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कौन से स्थल को या कौन से पर्यटन स्थल को भारत में इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो बताइएगा अलाई दरवाजा। क्या बताइएगा? अलाई दरवाजा। क्या बताइएगा? अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया है, इस अलाई दरवाजा को हम लोग लाल किला का जो मेन गेट है, लाल किला जो कुतुब मीनार, सॉरी कुतुब मीनार जो कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, उसका जो मेन गेट कहलाता है वो अलाई दरवाजा कहलाता है। क्या कहलाता है? अलाई दरवाजा कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ? तो याद रखिएगा 1316 में। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ? 1316। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब बताया? 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210। रजिया सुल्तान का 1240। रजिया सुल्तान का 1240। अलाउद्दीन खिलजी का 1316। अलाउद्दीन खिलजी का 1316। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद नग्न स्त्री और पुरुष में संबंध को वह अपने जो है कि हमेशा देखने का इच्छा रखता था? यानी नग्न स्त्री और पुरुष का संगत देखने का इच्छा रखता था। वह था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी पहला ऐसा शासक बना जो कि नग्न स्त्री और नग्न पुरुष का संबंध देखने के वो इच्छुक थे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, इसका मतलब जब वो नग्न स्त्री और नग्न पुरुष का चित्र देखने के लिए इच्छुक था तो वह खुद भी नग्न वस्त्र पहन के या स्त्री वाला वस्त्र पहन के राज दरबार में पहुंच जाते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक स्त्रियों का वस्त्र पहनकर कभी कभी दरबार में पहुंच जाते थे? तो मुबारक खिलजी। क्या बताइएगा? मुबारक खिलजी। और वह दोनों जो है कि स्त्री और पुरुष का संगत भी पसंद करते थे। कौन? मुबारक खिलजी। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। कौन बनी? रजिया सुल्तान। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि मंगोल आक्रमण जो हुआ है पहली बार किस शासक के दरबार में? इल्तुतमिश। बहुत मस्त क्वेश्चन। मंगोल आक्रमण किस शासक के काल में? इल्तुतमिश। किस शासक के काल में? इल्तुतमिश। अच्छा, आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तेमुचिन। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? तेमुचिन। चंगेज खान का जो कि जन्म जो हुआ था 1163 में। चंगेज खान का जन्म 1163 में। एक और व्यक्ति का जन्म बताए हैं आपका, किसका? अमीर खुसरो का। इसका जन्म 1253 में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में और 1163 में जन्म किसका हो रहा है? तेमुचिन अर्थात चंगेज खान। चंगेज खान याद रखिएगा। और आप लोग बताइए कि चंगेज खान का पिता का नाम क्या था? तो येसुगाई बहादुर। येसुगाई बहादुर। चंगेज खान का पिता कौन था? येसुगाई बहादुर। तो इतना आपको नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि चंगेज खान का वास्तविक नाम तेमुचिन था, जिसका जन्म 1163 में। 1163 में। तो आज के लिए इतिहास इतना ही था। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताना कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस। टेनिस से संबंधित है। टेनिस। अब देखिएगा
टेनिस और लॉन टेनिस दोनों एक ही है, लेकिन टेबल टेनिस अलग है। जैसे मनिका बत्रा का नाम लेते हैं तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती है, जो कि दिल्ली की खिलाड़ी है। और वहीं पर अगर हम टेनिस का बात करते हैं तो सानिया मिर्जा हो गया, या फिर रोजर फेडरर, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, तो नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, ये सब जो खिलाड़ी हैं ये टेनिस के हैं, अर्थात इसे टेबल टेनिस करते हैं। यानी जितना ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है वो टेनिस में होता है, टेबल टेनिस में वो नहीं होता है। हाँ, टेबल टेनिस नहीं होता है। टेनिस या लॉन टेनिस दोनों में होता है आपका क्या, ग्रैंड स्लैम, क्योंकि दोनों एक ही खेल है। और टेबल टेनिस वो अलग चीज होता है जो कि मनिका बत्रा खेलती है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी का मुख्यालय किस शहर में है? वियना। कहां है? वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो कि डेन्यूब नदी किनारे है, जो कि डेन्यूब नदी किनारे है। देखिएगा, वियना, बेलग्रेड, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, ये चारों जो ब से शुरू होता है शहर, ये चारों जो है कि डेन्यूब नदी किनारे है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन का पता है, तो नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है? रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया है। और नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन का 8 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। और नाइट्रोजन का बात करते हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो पाया जाता है वो कितना %? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। और बात करें वायुमंडल में नाइट्रोजन तो 78%, और वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%। अब बात करते हैं सूर्य का, तो सूर्य में सबसे अधिक जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन 71%। कितना %? 71%। और 26.5% हीलियम। अब हीलियम का खोज किया है लोकियम ने। हीलियम का खोज किया है, और हाइड्रोजन का खोज किया कैवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो हृदय रोग जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो वसा से बनता है। किससे बनता है? वसा से। किससे बनता है? वसा से। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी, और मेक्सिको एक देश है जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको की राजधानी कहाँ है? मेक्सिको सिटी। और विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन जो करता है वो कौन करता है? मेक्सिको। सबसे अधिक चांदी मेक्सिको। और सबसे अधिक तांबा करता है चिली। सबसे अधिक तांबा चिली। आपको कुछ देर पहले बताए थे कि तांबा से जो सिक्का बना था वो जीतल नाम का, जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। तो के साथ तो लगाना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्या कहलाता है? करोड़। पृथ्वी का सबसे निचली परत करोड़, जो कि नीफे से बना है। किससे बना है? नीफे से। नीफे यानी निकेफेरस। अब बात करते हैं पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वह 3 परत से मिलकर बना है। कितना परत से? 3 परत। ऊपर वाले परत को क्रस्ट करते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। जिसे हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। उसके बाद मेंटल। और सबसे नीचे जो होता है वो क्रोड होता है। क्या होता है? क्रोड। क्या होता है? क्रोड। और सूर्य का केंद्र भाग भी क्या कहलाता है? क्रोड। सूर्य का केंद्र भाग भी क्रोड। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य उसी वर्ष बना जिस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, अर्थात 1945 में ही। और संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे? हडसन नदी किनारे। और वर्तमान में यूएनओ में कुल 193 सदस्य देश है, और 193वां सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा। लेकिन खाली सूडान की राजधानी खार्तूम। खाली सिर्फ सूडान पूछेंगे तो खार्तूम। और दक्षिणी सूडान जो 193वां सदस्य देश बना यूएनओ का, उसकी राजधानी जुबा। उसकी राजधानी जुबा। याद रखिएगा। और यूएनओ के वर्तमान में महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस। 9वें नंबर के है, इसका घर पुर्तगाल है। कहाँ है? पुर्तगाल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना डेट सहित कब हुआ है? दिसंबर। याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम के काल में जो ब्रिटिश सरकार के जो महारानी थी, या फिर उसका सरकार उसी के अंदर में काम कर रही थी 1600 ईस्वी में, वह डेट था 31 दिसंबर। तो याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है एलिजाबेथ प्रथम के काल में। किसके काल में? एलिजाबेथ प्रथम के काल में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में
आकर अपनी पहली फैक्ट्री खोली 1608 में सूरत में। कहां खोली? सूरत में। और सूरत किस नदी किनारे? ताप्ती। सूरत ताप्ती नदी किनारे। सूरत ताप्ती नदी किनारे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। और कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का स्थापना किया था 1793 में। कब किया था? 1793 में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि प्राचीन भारत में कौन सा राजवंश नौसेना का सबसे पहली बार प्रयोग किया? चोल। कौन सा वंश? चोल वंश। अब बात करते हैं चोल का। तो चोल, चेर, पांडे, ये 3 राजवंश हुए हैं। ये 3 राजवंश ने केरल के अंदर में शासन किया है। कहां में किया है? केरल के अंदर। और चोल वंश का अगर बात करें तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। और चोल राजवंश स्थानीय स्वशासन के साथ साथ अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सीसा का सिक्का सबसे पहले किस राजवंश में हुआ? सातवाहन। अब बात करते हैं सीसा का सिक्का। तो सीसा का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक 100 से सीसा, 100 से सातवाहन, 100 से सिमुक, 100 से सिमुक। तो देखिएगा 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिए। 100 से सीसा, 100 से सातवाहन, 100 से सिमुक। सिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक है और जो कि सीसा का सिक्का भी सातवाहन वंश ने जारी किया था। और सातवाहन वंश ने ही सबसे पहली बार भारत के अंदर में ब्राह्मण को भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में ब्राह्मण को भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत किस वंश ने किया था? सातवाहन वंश ने, जिसके संस्थापक 100 से ही मारदाना है सिमुक। क्या मारदाना है? सिमुक। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? हरिसेन। तो समुद्रगुप्त जो है कि वह आपका जो एक प्रकार से गुप्त वंश का शासक था, वो उसका संबंध उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास था। तो इसे कविराज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कविराज के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा कि इनके काल में एक शासक, एक व्यक्ति रहते थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति का रचना किया है, जो जिसका संबंध समुद्रगुप्त से है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, मतदाता को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस वर्ष से हुआ है? 1975। कब से हुआ है? 1975। तो याद रखिएगा कि मतदाता यानी जो वोट डालने वाला व्यक्ति होता है उसे मतदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? मतदाता। और प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत के अंदर में जो चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, उसका स्थापना हुआ है। उसका स्थापना हुआ है। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। लेकिन 1950 से मनाना शुरू नहीं किए, 2011 से मनाना शुरू किए। कब से मनाना शुरू किए? 2011 से। जैसे हम लोग याद करते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो गांधी जी जब आए थे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, तो उसी के उपलक्ष्य में, लेकिन वो मनाना 1915 शुरू नहीं किए थे। 2003 से मनाना शुरू किया। कब से शुरू किया? 2003 से। तो 2003 से प्रवासी दिवस मनाना शुरू किया 9 जनवरी को। उसी तरह से मतदाता दिवस जो मनाना शुरू किया 2011 से। कब से शुरू किया? 2011 से। उसी तरह संविधान दिवस जो हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, वो मनाना शुरू किया 2015 से। कब से मनाना शुरू किया? 2015 से। कब से मनाना शुरू किया? 2015 से। हाँ, न्यूजीलैंड में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना जिन्होंने 1892, जो बोल रहे हैं याद रखिएगा, विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना है जिन्होंने अपने यहाँ के महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया है। तो पूछेगा कब से? तो 1892 से। 1892 से। और भारत के अंदर में वोट देने की न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? 18 वर्ष। कितना वर्ष है? 61वां संविधान संशोधन। कितना संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा राजीव गांधी के काल में यह पारित किया गया कि आयु उम्र जो होना चाहिए वोट देने का, वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो याद रखिएगा यह राजीव गांधी के काल में पारित हुआ था, क्योंकि युवाओं के सबसे चहेते प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इसीलिए उसे चॉकलेटी बॉय के रूप में हम लोग जानते हैं। अब बात आता है राजीव गांधी का, तो राजीव गांधी का समाधि स्थल कहता है वीरभूमि। क्या कहता है? वीरभूमि। क्या कहता है? वीरभूमि। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दामोदर नदी घाटी का स्थापना कब हुआ है? 1948। दामोदर नदी घाटी
भारत के अंदर आजादी के बाद बनने वाला पहला घाटी परियोजना है। इसका स्थापना 1948 में। 1956 में किसका स्थापना हुआ है? 1956 में आपका हुआ हीराकुंड बांध का। किसका स्थापना? हीराकुंड बांध। तो 1948 ईस्वी में दामोदर, 1956 में हीराकुंड, 1963 में भाखड़ा, 2006 में टिहरी। 2006 में टिहरी। याद रखिएगा 4 चीज। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान उतरने वाला अपोलो 11 था, जो 1969 में उतरा था। जो कब उतरा था? 1969 में। और यह लेके गया था नील आर्मस्ट्रांग को। किसे ले गया था? नील आर्मस्ट्रांग को। नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के व्यक्ति थे और यह चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति बना जो अपोलो 11 से उतरा। अगला क्वेश्चन, और हाल ही में चंद्रमा पर ही भारत के तरफ से जो चंद्रयान थर्ड गया है वह किस यान से गया है? वह LMV थर्ड M4। चंद्रयान थर्ड किससे गया है? LMV थर्ड M4। और PSLV C57 से गया है कौन? मंगलयान। कौन है? मंगलयान। याद रखिएगा आप इसे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना राष्ट्र ध्वज किस देश का है? मिस्र का। कहाँ का है? मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। और काहिरा नील नदी किनारे है और नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। नील नदी का देन मिस्र को। और सुएज नहर भी कहाँ है? मिस्र में, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। जो लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। और सुएज नहर का जो लंबाई है 168 किलोमीटर। और सुएज नहर का जो स्थापना 1869 में हुआ है और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ है। 1956 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर तो है, लेकिन आपसे पूछेंगे कि कुल महासागर की संख्या 5। कुल कितने महासागर है? 5। महासागर में सबसे बड़ा प्रशांत। सबसे बड़ा प्रशांत। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त का नाम क्या है? मैरियाना गर्त, जिसका गहराई 11,033 मीटर। या कोई बुक 11,022 मीटर भी लिखती है। आपको दोनों ऑप्शन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई एक मिलेगा। तो याद रखिएगा 11,033 मीटर, जो कि मैरियाना गर्त की लंबाई है या गहराई है। जो कि समुद्र जो है वो सबसे गहरा वहीं पर है। और सबसे ऊंचा भारत के अंदर माउंट एवरेस्ट है। भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। और सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। और सबसे ऊंचा हिमालय की चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट दिवस प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं 29 मई को। कब मनाते हैं? 29 मई को। और हिमालय दिवस मनाते हैं 9 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई। 29 मई 1953 को आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे एडवर्ड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। इसी के उपलक्ष्य में 29 मई को हम लोग माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। सुनामी दिवस 5 नवंबर। सुनामी दिवस 5 नवंबर। महासागर दिवस 8 जून। महासागर दिवस 8 जून। समुद्र दिवस 5 अप्रैल। समुद्र दिवस 5 अप्रैल। पर्वत दिवस 11 नवंबर। पर्वत दिवस 11 नवंबर। पर्वत दिवस 11 नवंबर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, रेबीज के टीका का खोज किसने किया है? लुईस पास्चर। रेबीज के टीका का खोज। और रेबीज कुत्ता के काटने से। और रेबीज जो होता है वह रेबीज वायरस का नाम है। और रेब्डो वायरस के द्वारा यह फैलता है। और किसके काटने से? कुत्ता के काटने से। और जब कुत्ता के काटने से किसी व्यक्ति को काट लिया जाता है, उसका इलाज नहीं किया जाता है, तो वह कुत्ता की तरह ही आवाज निकालता है और उसे पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है? इसीलिए हाइड्रोफोबिया में किससे डर? पानी से डर। किससे डर? पानी से। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय का विचार किस महापुरुष ने दिया था? जयप्रकाश नारायण। अंत्योदय का विचार किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस आंदोलन के दौरान लोकनायक ने प्रसिद्धि प्राप्त किया था? अर्थात जयप्रकाश नारायण ने प्रसिद्धि प्राप्त किया था तो भारत छोड़ो आंदोलन से। कब से प्राप्त किया? भारत छोड़ो आंदोलन। और यह हजारीबाग जेल से भागा था। कौन जेल से भागा था? हजारीबाग जेल, जो वर्तमान में झारखंड में है। यह जो है कि जयप्रकाश नारायण वहां से भागे थे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में प्रसिद्धि प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, महानदी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के किस पहाड़ी से निकलती है? तो भारत के अंदर में
महानदी जो छत्तीसगढ़ के सिहोर पहाड़ी से निकलती है और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में घुसती है, उड़ीसा के बाद वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और महानदी की ही एक सहायक नदी है ब्राह्मणी। कौन सा है? ब्राह्मणी। और राउरकेला किस नदी किनारे? ब्राह्मणी। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से, और वह किस नदी किनारे? ब्राह्मणी नदी किनारे। और ब्राह्मणी नदी को ही उड़ीसा का शोक कहता है। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक। ऐसे देखिए, अगर जनरली एग्जाम में पूछ देगा क्वेश्चन कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो सब जानता है कि महानदी उड़ीसा में बहती है, लेकिन महानदी उड़ीसा का शोक नहीं है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी है। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज का मान कितना फीट होता है? 4 फीट। क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज का मान 4 फीट। पॉपिंग क्रीज कहते हैं जहां पर बल्लेबाज बॉलिंग करता है, आगे में जैसे क्रीज पाते हैं तो उसी को कहते हैं पॉपिंग क्रीज, और स्टंप के बीच की दूरी कितना होता है? 4 फीट। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत अभियान के साथ महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? अलबुर्नी। कौन था? अलबुर्नी। कौन था? अलबुर्नी। और अलबुर्नी ने आके भारत में एक पुस्तक का रचना किया जिसे किताबुल हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अलबुर्नी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल हिंद, जो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, फ्यूरर किस व्यक्ति का उपनाम है? हिटलर। इसका नाम है हिटलर। फ्यूरर हिटलर का नाम है। और याद रखिएगा कि हिटलर का संबंध कहां से है? जर्मनी से। हिटलर का संबंध कहां से है? जर्मनी से। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। बर्लिन स्प्री नदी किनारे। बर्लिन स्प्री नदी किनारे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन। अगला क्वेश्चन बताइए, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? नाना साहेब। कौन था? नाना साहेब। अब रोकते हैं, यहाँ पर कानपुर का बात करते हैं, 1857 का बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के काल में, 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। और इस विद्रोह का शुरुआत 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को इस विद्रोह का शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था, 20वीं इन्फेंट्री से। कहां से? 20वीं इन्फेंट्री से। लेकिन इसमें पहली गोली जो चली थी वो बैरकपुर में चली थी। कहां चली थी? और बैरकपुर यूपी में नहीं है, बैरकपुर बंगाल में है। बैरकपुर कहां है? बंगाल में। और वही बैरकपुर जहां से मंगल पांडे संबंध रखते थे। कहां से रखते थे? मंगल पांडे। 34 इन्फेंट्री, मंगल पांडे का संबंध 34वीं इन्फेंट्री। और जहां से शुरुआत हुआ था मेरठ से, 20वीं इन्फेंट्री। क्या शुरुआत कहां से हुआ था? 20वीं इन्फेंट्री और मेरठ। तो बात करते हैं कि 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह में आपका गाय का चर्बी युक्त कारतूस बनाया जाता था और सुअर का चर्बी युक्त कारतूस बनाया जाता था, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में दोनों के लिए अपमान है। दोनों के लिए अपमान है। तो इस सैनिकों को खोलने के लिए दिया जाता था मुंह से, तो इसे मना करने पर यह विद्रोह का शुरुआत हुआ। यह विद्रोह का शुरुआत हुआ। तो याद रखिएगा कि एनफील्ड राइफल इसके स्थान पर आया। क्या? कौन सा आया? एनफील्ड राइफल। और सबसे पहले 1857 का विद्रोह होने का जो कारण का पता चला, अर्थात कि इसमें चर्बी का यूज किया जाता है, या दमदम के सिपाही को। कहां का सिपाही को? दमदम। दमदम भी बंगाल में है। दमदम भी बंगाल में है। और आप लोग को पता होगा कि दमदम हवाई अड्डा है एक बंगाल के अंदर में, दमदम हवाई अड्डा। तो सबसे पहले शुरुआत मेरठ से, पहली गोली बैरकपुर में, और बैरकपुर से संबंध रखता है 34वीं इन्फेंट्री से मंगल पांडे। और 1857 का विद्रोह शुरू होने से पहले ही मंगल पांडे को मौत के घाट उतार दिया गया, अर्थात शहीद हो गए। अर्थात शहीद हो गए। अर्थात शहीद हो गए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 का विद्रोह शुरू होने से पहले ही कौन सा भारतीय महापुरुष शहीद हो गए? मंगल पांडे। क्या बताइएगा? मंगल पांडे। और मारो फिरंगी को, यह नारा भी किसका? मंगल पांडे। मारो फिरंगी को मंगल पांडे, याद रखिएगा। और 1857 नामक पुस्तक का एक रचना किया है एसेंसेंस। 1857 नामक पुस्तक का रचना एसेंसेंस। 1857 के संबंध में यह एक राष्ट्र विद्रोह है, यह डिजरेली ने कहा। यह एक राष्ट्र विद्रोह है डिजरेली ने। और एक स्टेटमेंट आता है वीडी सावरकर का। वीडी सावरकर ने कहता है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और भारत के अंदर में एक राज्य है बिहार। बिहार के अंदर में एक शहर है पटना। पटना से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पीरली। पौ से पटना, पौ से पीरली, पौ से पटना, पौ से पीरली। याद रखिएगा ये पटना में हो गया। और उससे पहले जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था तो एक देवघर स्थान है, देवघर के पास एक रोहिणी जगह है। तो देवघर के पास रोहिणी में ही पहली बार बिहार में इसका शुरुआत हुआ था।
तो पटना से पहले भी कहाँ हुआ है? बिहार में। ऐसे सबसे पहले अगर भारत के अंदर में देखें शुरुआत, तो यह हुआ है आपका कहां से? तो यह हुआ है आपका मेरठ से। कहां से हुआ है? मेरठ से। लेकिन अगर बिहार से हम लोग संबंध रखते हैं तो बिहार से शुरू हुआ है देवघर के रोहिणी से, और वहां से इसका नेतृत्व कर रहे थे सलामत अली। कौन कर रहे थे? सलामत अली। हम बिहार के वासी, उसी के कारण हम लोग सलामत है आज। किसके कारण सलामत है? सलामत अली के कारण सलामत है। यानी 1857 का विद्रोह बिहार के रोहिणी से सलामत अली के द्वारा उसको जो है कि विद्रोह को किया गया था, आपका नेतृत्व। और उसी तरह पटना से पीर अली, पटना से पीर अली, याद रखेगा। वो फिर कौन था? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से। वीर कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर से, याद रखेगा। वीर कुंवर सिंह कहां से? आरा से। ये तो हाईलाइट क्वेश्चन है, ये तो याद रहता होगा। उसी तरह से आपको इलाहाबाद से कौन कर रहे थे? इलाहाबाद से कौन कर रहे थे? लियाकत अली। इलाहाबाद से झांसी से लक्ष्मीबाई, झांसी से कानपुर से नाना साहेब, कानपुर से दिल्ली से बहादुर शाह जफर, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, दिल्ली से बहादुर शाह जफर। अब फैजाबाद से अजीमुल्ला, फैजाबाद से अजीमुल्ला, फैजाबाद से अजीमुल्ला, याद रखिएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल। लखनऊ जिसे पहले हम लोग अवध कहते थे, क्या कहते थे? अवध। इसलिए याद रखिएगा कि अवध का वर्तमान में नाम क्या है? लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो तमिलनाडु का एक शहर है मदुरई, वहीं पर मीनाक्षी मंदिर है, जो पार्वती भगवान को समर्पित है। किसे समर्पित है? पार्वती को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। और मदुरई तमिलनाडु में स्थित शहर है, जिसे त्योहारों का नगर के रूप में भी जानते हैं। और मदुरई बगई नदी किनारे है। मदुरई बगई नदी किनारे है। अब बात आता है बगई का, तो बगई नदी दक्षिण की सबसे लास्ट में नदी है। पूरे दक्षिण में अगर पूछे सबसे लास्ट नदी कौन नदी है? बगई नदी है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी। नासिक जो महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पर सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है और खट्टे फल वगैरह का उत्पादन होता है, अंगूर वगैरह का नासिक में। तो याद रखिएगा कि नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है, और वही गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और वही गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से। हाँ, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड, यानी यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। और कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को। कॉकपिट ऑफ यूरोप जिसे हम लोग यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का। इसलिए याद रखिएगा, यूरोप का अखाड़ा अर्थात कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को, और यूरोप का खेल का मैदान अर्थात प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को, याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें मराठा क्या हुआ था? हार गया था। मराठा हार गया था। तो ठीक है, आज तक इतना ही। इसी तरह आप लोग लगे रहिएगा, और आप लोग का तैयारी दिन ब दिन प्रतिदिन एक बेहतर ढंग से होते रहेगा, और आप एक रिजल्ट के रूप में तब्दील कर सकते हैं अपने पढ़ाई को। बस आज यहीं तक। शुभ रात्रि।